सर्विस प्रोवाइडर जो थे उनके लिए ये स्कीम बनाई और उनको ये बोला, जरा ध्यान से, कि अगर कोई भी सर्विस का प्रोवाइडर नोटिफाइड सर्विसेज, गवर्नमेंट जो नोटिफाई स्कीम में करेगी उनका एक्सपोर्ट करेगा, तो फिर उसे स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। क्या चीज, दोबारा बोलते हैं, आप नोटिफाइड सर्विस जो गवर्नमेंट बताएगी अगर आप उनका एक्सपोर्ट करोगे तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्पेसिफाइड रेट्स पर रिवार्ड जो होगा वो दिया जाएगा। अच्छा, अब इस स्कीम में जो असेंशियल मेहनत करने वाली बात है वो आ रही है, तो थोड़ा अटेंशन कर लो। अब बेटा वो ये कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट करोगे वो एक्सपोर्ट इन दोनों में से किसी तरीके से होना चाहिए। पढ़ना बेटा, क्या, सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, मतलब आप कहां पर हो, इंडिया में, बट आपने इंडिया में बैठे बैठे सर्विस कोई बाहर दी, तो ये वाले तरीके से आपने एक्सपोर्ट किया, आपको स्कीम में रिवार्ड मिलेगा। दूसरा तरीका बोलो, सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया। अब सुनो, पहले वाले और दूसरे वाले में क्या फर्क है? पहले वाले में आप इंडिया में हो लेकिन सर्विस बाहर देते हो, दूसरे वाले में आप इंडिया में हो, बाहर का कंज्यूमर इंडिया में आपके पास आकर के सर्विस लेता है और फॉरेन एक्सचेंज देकर के जाता है। जैसे विजुलाइज करो, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है, क्या फॉरेनर्स भी इलाज कराने आते हैं? यस, तो फॉरेनर जब इलाज कराने आते हैं हॉस्पिटल इंडिया में, इलाज यहां किया जाता है, बट पेमेंट उनसे क्या फॉरेक्स में ली जाती है? यस, तो वो कह रहे हैं ये भी आपका क्या माना जाएगा स्कीम के लिए? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट, दोबारा बोलो, एक्सपोर्ट दो तरीके से, आपने सर्विस ही बाहर दी या आपने इंडिया में फॉरेन कस्टमर को सर्विस दी, जैसे हॉस्पिटल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं। क्लियर है? यस। अब बेटा स्कीम में उन्होंने बताया कि सर्विस देने के वैसे 4 मोड होते हैं, क्लैरिटी के लिए सुनना, सर्विस देने के 4 मोड होते हैं। नंबर 1, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, जो नॉर्मल होता है, ठीक है जी, किसी ने कंसल्टेंसी दी इंडिया से बाहर। दूसरा, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया, ये मैंने वो बताया, हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडिया में ही आपने बाहर वाले लोगों को सर्विस दी, ये मोड नंबर 2। मोड नंबर 3, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री, मतलब आप इंडिया के हो, आपने यूएसए में एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया, आपने यूएसए में एक ब्रांच ऑफिस, अब यूएसए के कस्टमर उस ब्रांच ऑफिस से सर्विस ले लेते हैं, तो आपका ब्रांच ऑफिस है, वो वहां आकर के वहां सर्विस ले लेते हैं। तो यहां ये वाला क्या तरीका हुआ बेटा कि आपने वहां कमर्शियल प्रेजेंस करके जो है वो उन लोगों को सर्विस दी, वहां भी डॉलर ही कमाओगे आप, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये वाले तरीके से जब आप सर्विस दोगे तो इसको आपके रिवार्ड के लिए वो एक्सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। आर यू ओके विद दिस? एंड बेटा चौथा मोड, सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स इन एनी अदर कंट्री। अब मान लीजिए आप एक बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, बाहर के किसी एनआरआई ने आपको कहा ऑपरेशन आप करोगे, तो अब ये आदमी स्पेशल गया और वहां ऑपरेशन करके आया, इसने वहां कोई ऑफिस नहीं खोला, ये वहां गया और वहां ऑपरेशन करके आया, तो बेटा नेचुरल पर्सन्स वहां गए और वहां पर पैसा देकर, सॉरी सर्विस देकर के आए और डॉलर्स मिले। यस, ये हमारा तीसरा है। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम थी कहीं पर तो आपने अपना स्टाफ भेजा और वो वहां गया, नेचुरल पर्सन वहां गए और वो ठीक करके आए, डॉलर्स कमाए। लेकिन बेटा स्कीम कहती है इस वाले मोड को भी हम रिवार्ड के पर्पस के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आपको बेटा मेमोराइज करना है, ये सब बुक में लिखा होगा, अभी सुनने पर फोकस ले लो। क्या 4 तरीके हैं सर्विस देकर के डॉलर कमाने के। नंबर 1, आप इंडिया में हो और यहां से बाहर सर्विस दे देते हो, ठीक है। दूसरा, आप इंडिया में हो, कस्टमर यहां आकर के फॉरेन वाला सर्विस लेता है। एंड तीसरा, आप इंडिया में हो, आपने लेकिन बाहर एक ऑफिस खोला और उस ऑफिस से आपने बाहर सर्विस दी। एंड चौथा, आप इंडिया में हो, आपने बाहर कोई ऑफिस नहीं खोला लेकिन बाहर नेचुरल पर्सन, जो आप खुद भी हो सकते हो या आपके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, वो गए और वो वहां सर्विस दे करके आए। ये 4 तरीके हैं, इनमें से पहले 2 तरीकों से अगर आप सर्विस दोगे तो ही उस एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपको रिवार्ड दिए जाएंगे, बाकी के 2 के रिस्पेक्ट में आपको रिवार्ड नहीं दिए जाएंगे। और एग्जामिनर बेटा क्वेश्चन में आपको बताएगा मिस्टर ए ने इन 4 तरीकों से इतने इतने डॉलर्स कमाए और वो कहेगा इसका रिवार्ड कैलकुलेट करो,
क्या मिस्टर ए ने इन 4 तरीकों से इन 4 तरीकों से डॉलर्स कमाए और बोलेगा इसके रिवार्ड्स कंप्यूट करो, तो आपको क्या काम करना है बेटा, ये वाले 2 लेने हैं, बाकी 2 को इग्नोर करना है। सिर्फ इन 2 तरीकों से जो एक्सपोर्ट किया उसके रिस्पेक्ट में रिवार्ड मिलेगा। आर यू ओके विद दिस? चलो तो सिंपली दोबारा रिपीट करते हैं स्कीम की बेसिक फीचर, बस इतनी ही स्कीम है बेटा। सबसे पहले तो ये सर्विस के सप्लायर को सर्विस कौन सी देनी है, नोटिफाइड। हर सर्विस वालों के लिए ये स्कीम नहीं है। एज एन एग्जांपल याद रखने के लिए आपको बोल देता हूं, क्योंकि आपको क्या है, जिनको नहीं मिलेगी वो बहुत सारी लिस्ट है, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। एक एग्जांपल से बोल रहा हूं, टेलीकॉम सर्विस वो स्कीम में कवर नहीं है, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये स्कीम है ओनली फॉर सप्लाई ऑफ नोटिफाइड सर्विस, साथ साथ मेमोराइज कर लोगे। दूसरा पॉइंट क्या है, उस नोटिफाइड सर्विस का एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड तरीके से होना चाहिए, और वो तरीके क्या है, इंडिया में बैठ करके बाहर दे दो या बाहर वाले आपके पास इंडिया में आकर के सर्विस ले ले। आर यू ओके विद दिस? यस। फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन, ये पहले दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। तीसरी कंडीशन इसमें यह है कि बेटा आपको ये स्कीम तभी दी जाएगी जब आप गवर्नमेंट को एक मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज कमा करके दोगे, एक मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज कमा करके दोगे। और बेटा ज्यादा बहुत उन्होंने कही नहीं है, एनुअली उन्होंने आपको सिर्फ कितना बोला है, $15,000, $15,000। और अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए सिर्फ $10,000, उसके लिए सिर्फ $10,000। आर यू ओके विद दिस? यस। तो 3 पॉइंट्स में चाहता हूं आप मेमोराइज कर ले, ठीक है। दोबारा बोलते हैं। नंबर 1 नोटिफाइड सर्विस का एक्सपोर्ट। दूसरा 2 तरीके, या तो इंडिया से बाहर दी या बाहर वाले इंडिया में आपके पास आकर के ले गए, ये दूसरी बात। अगर ऐसा है तो आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन लास्ट बात आपको फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग साल में $15,000 और इंडिविजुअल पर्सन के केस में सिर्फ $10,000। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इज, ध्यान देना बेटा, इसमें जो मैंने यहां वर्ड दिखाया है जरा ध्यान से देखो, मिनिमम नेट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, नेट फॉरेन एक्सचेंज। बेटा मुझसे कंसेप्ट सुन लो, क्या रीडिंग में मुझे मजा नहीं आएगा क्योंकि रीडिंग में सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज, नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझो, जैसे अगर कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा वो पैसा कमाएगा, बट उस एक्सपोर्ट करने में खर्चे भी लगे होंगे, तो अगर उसने डॉलर में कुछ खर्च किया है तो वो माइनस किया जाएगा। हमें क्या देखना है, नेट में उसने जो कमाई करी वो साल की $15,000 और इंडिविजुअल पर्सन के केस में $10,000 की होनी चाहिए, तो ही उसको जो होगा ये रिवार्ड मिलेगा। आर यू ओके विद दिस? यस। और बेटा एक चीज और जो इसमें लिखी भी है लेकिन आपको वैसे भी पता होगी, मुझे एक बात बताओ, सर्विस के एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको आईसी लेना होता है क्या? आईसी बेसिकली किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। सर्विस वालों के लिए आपको मैंने क्या पढ़ाया था, सर्विस वालों को आईसी जरूरी नहीं है, बट अगर वो स्कीम में कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उन्हें आईसी लेना पड़ेगा। मतलब अब यहां जो एक्सपोर्टर्स होंगे बताओ, यहां उन्हें आईसी लेना पड़ेगा। और बेटा इस स्कीम ने उस बात को दोहराते हुए ये लिखा हुआ है कि आपने जब सर्विस दी उस टाइम पर आपके पास आईसी होना चाहिए। आपने जब ये सर्विस दी उस टाइम पर आपका आईसी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप स्कीम में फाइनली एलिजिबल हो पाओगे। तो बेटा सर्विस प्रोवाइडर इज हैविंग आईसी, ही इज सप्लाइंग नोटिफाइड सर्विसेज इन द स्पेसिफाइड मोड्स एंड ही इज अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट दिस मिनिमम फॉरेन एक्सचेंज, नेट फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर उसे स्कीम में बेनिफिट दिया जाएगा। अब बेटा स्कीम में बेनिफिट क्या दिया जाएगा, वो सिंपल है, उसको बेटा एक क्रेडिट स्क्रिप्ट जो होगी वो उसने जो एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कमाया उसके बेसिस पर दी जाएगी। और यहां बेसिकली एफओबी वैल्यू को ज्यादा प्रिसाइज अगर मैं कर दूं तो बेसिकली जो उसने नेट फॉरेक्स की अर्निंग करी ना, नेट फॉरेक्स की अर्निंग जो उसने करी उसका स्पेसिफाइड परसेंटेज जो होगा वो उसे बेनिफिट के तौर पर दिया जाएगा। और यहां प्लीज हल्की सी बात ध्यान में रखिएगा बेटा, यहां बेनिफिट जो होगा वो उसे डायरेक्ट स्क्रिप्ट इशू की जाएगी, आरओडीटीपी की तरह नहीं। उसमें क्या था, ड्यूटी क्रेडिट दिए थे लेजर में, फिर वहां उसने स्क्रिप्ट बनाई थी। यहां ऐसा नहीं होता, यहां सीधा गवर्नमेंट की तरफ से डीजीएफटी से डायरेक्टली क्या देगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। आर यू ओके विद दिस? बस इसके ऊपर बेटा वो आपके पास इन्हीं कंडीशंस को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
और वो अंदर जो है वो आपको दिए गए हैं, स्कीम की डिटेल्स आप अपने आप करेंगे। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, ये बेनिफिट इसको मिला कब है? एक्सपोर्ट करने से पहले या एक्सपोर्ट के बाद? एक्सपोर्ट के बाद। देखो जब क्या होगा, एक साल पूरा हो जाएगा और उस साल में इसने इतने कमा लिए होंगे, तो फिर ये डीजीएफटी को अप्लाई करेगा कि देखो मैंने सारी बातें पूरी कर दी हैं, तो मुझे जो है वो आप स्क्रिप्ट इशू कर दो। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब बताओ, स्क्रिप्ट मिल गई इसे, अब स्क्रिप्ट का करेगा क्या? तो स्क्रिप्ट का करेगा क्या स्कीम ये भी बताएगी, और ध्यान में रखिएगा हर स्कीम अपनी अपनी तरफ से बातें बताती है। तो स्क्रिप्ट जो है अब क्या बताती है कि स्क्रिप्ट को आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो यहां जरा सिंपल सा उस पॉइंट को भी सुन लो। आपने एक्सपोर्ट्स कर दिया SCIS में, आपको स्क्रिप्ट मिल गई, अब इसका यूटिलाइजेशन आप करेंगे। यहां ध्यान से सुनो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर BCD पे कर सकते हैं, इससे बेटा आप CVD या फिर स्पेशल CVD, ये बेटा लिक्कर वगैरह के ऊपर लगती थी अगर आपको याद हो, लिक्कर्स के इंपोर्ट वगैरह पर, ठीक है, तो वो भी पे कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से कुछ खरीद रहे हैं जिस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो आप वो भी इससे जो है वो पे कर सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? यस। तो बेटा इसका यूटिलाइजेशन RODTP वाली स्क्रिप्ट से ज्यादा है, उसमें सिर्फ BCD पे हो सकती है। इसमें क्या है, आपकी बेसिकली सारी कस्टम्स ड्यूटी एंड इवन एक्साइज ड्यूटीज भी जो है वो पे हो सकती है। बट हां, इससे बेटा आप GST पे नहीं कर सकते, इससे आप GST पे नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को। अब बेटा आपको स्क्रिप्ट मिल गई, आप स्क्रिप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे। मुझे याद कराओ, RODTP में स्क्रिप्ट कितने साल तक यूज कर सकते हो? 1 साल तक। पहले तो ड्यूटी क्रेडिट आएंगे, उसको 1 साल में स्क्रिप्ट बनाना है और उसके बाद स्क्रिप्ट 1 साल तक ही यूटिलाइज करना है। अब यहां पर आपको यह बात ध्यान में रखनी है, यहां जो स्क्रिप्ट मिलती है उसको आप 24 मंथ्स मतलब 2 इयर्स तक यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। यूटिलाइजेशन भी ब्रॉडर है, वहां पर सिर्फ BCD थी, बट यहां पर आपकी कस्टम्स ड्यूटी समझ लो कि आपकी पे हो जाएगी, एक्साइज भी पे हो जाएगी, बट GST इससे पे नहीं होगा। आर यू कंफर्टेबल? यस। और बेटा सुनिएगा, स्क्रिप्ट है, आपने पहले एक्सपोर्ट किया है, फिर आपको बेनिफिट मिला है। अब आपको अगर ये यूज ना हो पाए तो फिर आप बेच भी सकते हो। दिस इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, दिस इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसको आप बेच भी सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देन स्क्रिप्ट कैन बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, एक छोटी सी बात आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर स्क्रिप्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो भी मिलती है, अगर आप उसको बेचते हो तो मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्ट GST में बेटा गुड्स की डेफिनेशन में आती है, और अकॉर्डिंगली जब भी आप इनको बेचोगे तो ये ट्रांजैक्शन बनेगा सप्लाई ऑफ गुड्स, ये बनेगा सप्लाई ऑफ गुड्स। बट फॉर्चुनेटली इनके ऊपर GST बेटा निल है, इनके ऊपर GST एग्जेम्प्टेड है।